16th बीपीएससी अब करीब आ गया है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। अब लगभग आप देखेंगे आपके पास लगभग 60 दिन है। इस 60 दिन को कैसे तैयारी करें उसके लिए हम एक नया सीरीज़ लाए हैं। इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि पीटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर हो या साइंस हो, सारे सब्जेक्ट को हम कुछ वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए। बहुत आप देखेंगे बहुत लोगों के साथ एक समस्या होती है कि हम रिवीजन नहीं कर पाए, तो हमारा प्रयास होगा कि सिलेबस का वैसा पोर्शन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम इन 60 दिनों में कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह स्टार्ट होगा आपका हिस्ट्री से। पहला वीडियो हिस्ट्री का आएगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे हम। उसमें टोटल 10 वीडियो आएगा और 10 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो मेजर सेगमेंट है हिस्ट्री का हम उसको कवर करें। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें हम बताना चाहते हैं एग्ज़ाम ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले। अगर बीपीएससी का पेपर आप देखें तो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन को अगर हम 3 भागों में तोड़ें तो देखेंगे 100 क्वेश्चन हमेशा वहाँ से बनता है जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी साल का पेपर उठा कर देख लीजिए, आप 150 में 100 क्वेश्चन छांट सकते हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। 25 क्वेश्चन जो होता है एनालिटिकल होता है कि अगर आपने सिलेबस को कवर किया है तो थोड़ा दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। मतलब 125 सवाल जो आपका होता है ये आपके बस में होता है और लगभग सिलेबस का यह 80% टॉपिक होता है जो हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर आपको तैयारी करना है तो यह 125 पे ही फोकस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी 25 सवाल को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि 25 सवाल वहाँ से बनते हैं जो एग्जामिनर का मूड होता है। जैसे एक सीडीपीओ का पेपर हुआ था, उसमें आप देखे थे कि हिस्ट्री का पेपर पूछा हुआ था, नेट का 10-12 सवाल उठा के वहाँ से डाल दिया गया था। ठीक है, साइंस में कभी आप देखेंगे थॉमसन इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट वगैरह पे सवाल बन जाता है। तो ऐसे पूरे पेपर में आप एनालिसिस करेंगे ना तो 20 से 25 सवाल ऐसा होता है जो कि आप इनमें से 5 से 6 सवाल ही बना सकते हैं, बाकी सवाल आपसे नहीं बनेगा। अब कोई आपको कहेगा कि थॉमसन इफेक्ट पढ़ा दीजिए, कोई कहेगा कि जो हिस्ट्री में जो थॉट पूछा जाता है, जो सीडीपी में पूछा गया था, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उसको करा दीजिए। तो देखिए भाई साहब, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के पेपर को ना टफ बनाने के लिए ये 10, 12, 15 सवाल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब कोई कहेगा कि हमको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा दीजिए। ये सब टॉपिक सिलेबस से बाहर का है, कभी आ गया तो आ गया। देखिए, पास करने वाले पीटी पास करने वाले पीटी फेल करने वाले में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो लोग पास करते हैं वो इस टाइप की बात करते हैं, 125 क्वेश्चन पे वो फोकस करते हैं और इसका पूरा स्टडी करते हैं, सिलेबस को देखते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं और 125 को अच्छे से करते हैं, पास कर जाते हैं। और जो लोग पास नहीं कर पाते हैं उनका ना पूरा फोकस 25 पे होता है कि थॉमसन इफेक्ट पूछा है, सीबेक इफेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है, इसको हम कैसे करेंगे। तो अगर इसमें फंसे रहेगा तो फिर आप इसी में फंसे रहिएगा, बेसिक वाला सवाल आपका छूट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप इन पे फोकस करिए। इधर 20-25 सवाल से अगर आप 5-6 पकड़ा जाए तो ठीक है, बाकी कुछ छोड़ने के लिए भी होता है एग्ज़ाम में। 150 का 150 आप बना नहीं पाइएगा, ये पॉसिबल भी नहीं है, तो ये सब में मत पढ़िए। ठीक है, आप इस पर फोकस करिए और हम भी आपको यहीं पढ़ाएंगे। 25 सवाल हम नहीं पढ़ाएंगे, हम क्या कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। ये अतुल प्रसाद जी को भी पता नहीं होगा कहाँ से आएगा, क्योंकि वो सारा सवाल एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी हिस्ट्री से पूछ देगा, कभी ज्योग्राफी से पूछ देगा, कभी पॉलिटी से, कभी करंट से। देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक होगा मैसूर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैसूर, पंजाब और गवर्नर जनरल। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तीनों से सवाल पूछता है। तो हमारा पढ़ने का तरीका होगा कि हम पहले पीवाईक्यू देखेंगे कि पीवाईक्यू से सवाल पूछा है क्या। ठीक है, पूछा है तो किस टाइप का पूछा है। दूसरा होगा कि हम इस टॉपिक से थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और थ्योरी में हम उन टॉपिक को देखेंगे जहाँ से हमारा प्रश्न और बन सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम पीवाईक्यू देख लेते हैं। पीवाईक्यू पूछा है, इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये श्रीरंगपट्टनम जो ट्रीटी हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो इसका आंसर आप बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आंसर लिखा है, लेकिन आप इस आंसर को बनाने में सक्षम होंगे इस वीडियो के बाद। एक और सवाल बीपीएससी पूछा है, टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट
कहाँ पे कैपिटल बनाता है, ये भी सवाल आप बना लेंगे। देखिए ये दोनों प्रश्न देखने के बाद हमारे जहन में एक बात तो आ गया कि मैसूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैसूर में दो पढ़ना है, एक हमको हैदर पढ़ना है, दूसरा हमको टीपू पढ़ना है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट टीपू है, क्योंकि बीपीएससी 2 सवाल पूछा है, दोनों टीपू पे पूछा है। देखिए पीवाईक्यू देखने का यही नज़रिया होता है कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे दोनों, हैदर को ही पढ़ेंगे, टीपू को ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा फोकस एरिया क्या होगा, टीपू होगा, क्योंकि बीपीएससी का फोकस एरिया टीपू है, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैसूर को पढ़ते हैं। मैसूर के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो देखेंगे कि यह टाइम पीरियड है 18वीं सेंचुरी, 18 AD, मतलब 18वीं सदी का टाइम है, वहीं पे सारी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे 2 मंत्री हैं, एक मंत्री है आपका नंजराज और साथ में है देवराज। ये दोनों जो मंत्री होगा, दोनों मंत्री क्या करेगा, मैसूर को अपने अधिकार में ले लेगा, ठीक है। ये अब आप कहेंगे मंत्री है तो कोई राजा भी होगा, बिल्कुल सही बात है, राजा भी है, एक है, राजा का नाम है चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज ये राजा है, ठीक है। लेकिन यह जो राजा है ना, कठपुतली है, इसमें राजा में उतना पावर नहीं है कि ये कंट्रोल कर पाए मैसूर को, कठपुतली राजा है। और इस राजा के मंत्री हैं नंजराज और देवराज, ये दोनों मैसूर को अपने अधिकार में ले लेते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारा पीटी रिवीजन सीरीज़ है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो यूट्यूब में जाएं और मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। ये बहुत थोड़ा सा रफ्तार में होगा क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो चलिए यह एक राजा है चिक्का कृष्णराज, इसके अंडर में जो मंत्री हैं, ये मंत्री दोनों मैसूर पे अपना अधिकार कर लेंगे। लगभग 20 साल तक ऐसा चलता रहेगा कि कोई अधिकार करते रहेगा, लेकिन मैसूर स्टेबल नहीं रहेगा। इसी टाइम में एक सेनापति है, उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली ये कौन होगा, सेना में शामिल होगा, बाद में यह सेनापति बनेगा, कमांडर बनेगा और बहुत काबिल आदमी बन जाएगा। ये नंदराज और देवराज दोनों को यह साइड करेगा और हैदर अली के अधीन मैसूर आ जाएगा। हम जो मैसूर पढ़ते हैं वो सिर्फ हैदर अली वाला मैसूर पढ़ते हैं, हमें यही जानकारी देना था। बाकी अब तक जो चीज़ हमको बताए वो सारा इसका बैकग्राउंड था। टाइम है 1761। 1761 में मैसूर जो है हैदर अली के अधीन आ गया, ठीक है। चलिए अब जब हैदर अली के अधीन आएगा तो कुछ काम भी करेगा। यह फ्रेंच जो हैं उनसे बहुत प्रभावित रहेगा, यह भी रहेगा और इसका जो बेटा होगा टीपू सुल्तान वो भी रहेगा। दोनों फ्रेंच से बहुत प्रभावित रहेंगे और जब फ्रेंच से प्रभावित रहेंगे तो फ्रेंच से यह मदद देगा। और डिंडीगुल एक जगह है, डिंडीगुल एक जगह है, वहाँ पे हथियार रखने का जो जगह है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, मतलब कहा जाता है उसको आधुनिक शस्त्रागार, मतलब हथियार वगैरह रखने का जो जगह था उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। किसके मदद से किया जाएगा, फ्रेंच की मदद से। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यह जो डिंडीगुल है इसका गवर्नर जनरल किसको बनाया जाएगा, वह बनाया जाएगा पुरशीन मीर साहब। देखिए यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है पुरशीन मीर साहब पे, तो आप इसको याद कर लेंगे, क्या पता आ जाए, ठीक है। दूसरा हैदर अली काम क्या करेगा, हैदर अली जब राजा बनेगा तो यह अपने स्टेट का, अपने राज्य का विस्तार करेगा। कहाँ तक करेगा, कर्नाटका का जो लोअर पोर्शन है, साउथ वाला बेल्ट है, उधर तक जाएगा, मतलब और नीचे तक कह सकते हैं। कन्नड़ का एरिया उसको कहा जाता है। सेरा एक जगह का नाम है, बिदनूर जगह का नाम है। ये सब याद रखने का ज़रूरत आपको नहीं है। एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार। मालाबार तट तक जाएगा और अपना यह विस्तार करेगा वहाँ तक। अब मालाबार तट जाने का कारण क्या है, आपसे एग्जाम में यह बड़ा अच्छा सवाल है, पूछ सकता है कि मालाबार तट तक हैदर अली जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है कि जो समुद्र है, समुद्र तक अपनी पहुँच बनाना, ठीक है।
देखिए आप देखेंगे पुर्तगीज आएंगे, फ्रेंच आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आएंगे, तीनों के बीच में जो संघर्ष होगा समुद्र की लड़ाई होगी। समुद्र पे जिसका नियंत्रण ज़्यादा होगा, उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, प्रभावशाली ज़्यादा होगा वो। इसीलिए जो हैदर अली है, हैदर अली को कहा जाता है बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक था वो। जितना अच्छा कमांडर था, सेनापति था, उतना अच्छा डिप्लोमेटिक पर्सन भी था। तो वह समुद्र तक अपनी पहुंच बनाता है, कारण कि हम अपनी शक्ति का विस्तार करें, इसलिए मालाबार तक वो जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब थोड़ा याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब जब इतना कुछ काम कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है ये आर्म्स को, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे देखेंगे, मालाबार तक अपनी सेना का विस्तार कर रहा है, तो उस समय यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो क्या चुपचाप बैठ के देखेगा? नहीं ना देखेगा जी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा? यह लड़ाई करेगा हैदर अली से। फर्स्ट बैटल होगा, फर्स्ट वार होगा आपका हैदर अली के साथ प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगा, ठीक है। पहला जो लड़ाई होगा इसमें हैदर अली अपने लड़ेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन होगा? आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इधर से होगा लॉर्ड वेरेलस्ट, वेरेलस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हारती है, हैदर अली यहाँ पे जीत जाएगा। पहला वार जो होगा, और कहा जाता है कि जब पहला वार हुआ था एंग्लो मैसूर एंग्लो मैसूर वार के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि साउथ इंडिया का यह पहला राजा होगा, यह फर्स्ट किंग होगा हैदर अली, जो कि अंग्रेज़ों को हरा दिया। मतलब अंग्रेज़ों से हारता नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों को हरा देता है। और सीधा युद्ध में साउथ इंडिया का पहला राजा है जो कि अंग्रेज़ों को हराएगा, और इसमें सेनापति होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड वेरेलस्ट, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ हारेंगे, तो हारने के बाद कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, फिर वो दोबारा अटैक करेंगे, और सेकेंड वार होगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होगा। और यह होगा, ये भी हैदर अली के बीच होगा, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हैदर अली मारा जाएगा, हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगा इसका, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत जाएगी, हैदर अली हार जाएगा। मतलब मर ही जाएगा तो हार जाएगा। और इस समय जो गवर्नर होगा उसका नाम होगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, याद रखेंगे। अब आपसे संधि पूछ लेता है, ट्रीटी पूछ लेता है। पहला जो वार होगा इसमें ट्रीटी क्या होगा? मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड वाला होगा, इसमें होगा मैंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। बस आप देखेंगे हैदर अली के साथ दो ही बार होगा। पहला वार में हैदर अली जीतता है, दूसरे बार में हैदर अली मारा जाएगा, और जब मारा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैसूर कमज़ोर होगा, लेकिन राजा बनेगा इसके बाद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बनेगा तो कहानी आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक और घटना हुआ है हैदर अली के बीच में। हैदर अली एक और लड़ाई लड़ेगा 1781 में, और कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है, पोर्टा-नोवा का युद्ध, पोर्टा-नोवा का युद्ध, वार ऑफ पोर्टा-नोवा। ये किसके किसके बीच होगा? आयरकुट और हैदर अली। आयरकुट उसमें इसमें जीत जाएगा, हैदर अली हार जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का है यह, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। पोर्टा-नोवा का वार भी पूछा जाता है। मतलब हैदर अली से तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जिसमें हैदर अली जीतेगा, सेकंड में हारेगा, मर जाएगा उसी टाइम में, थर्ड होगा पोर्टा-नोवा का वार। बाकी ख़त्म, इसमें और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं हम, जब सेकेंड वार में हार जाएगा और मर जाएगा हैदर अली, तब उसका बेटा राजा बनेगा जिसका नाम है आपका टीपू सुल्तान। जब टीपू सुल्तान राजा बनेगा तो जैसे हैदर अली को फ्रेंच से बड़ा संबंध अच्छा है, टीपू सुल्तान को फ्रेंच से संबंध अच्छा होगा, और यह क्या करेगा? टीपू सुल्तान को फ्रेंच से संबंध अच्छा होगा। दूसरा काम देखेंगे इसका, ये नए नए तकनीकों को अपनाएगा, नए नए बदलाव करेगा। जैसे यह राजा बनते बनते सबसे पहले क्या करेगा?
श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाएगा। हमने जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन दिखाए थे यही पूछा है कि श्रीरंगपट्टनम राजधानी कौन बनाता है, तो ये बनाएगा टीपू सुल्तान बनाएगा। ठीक है, ये नए नए चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए जाना जाएगा। क्या करेगा, फ्रेंच के सहायता से यह श्रीरंगपट्टनम में, देखिए फ्रेंच की सहायता से श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाएगा, पेड़ लगाएगा, फ्रीडम ट्री लगाएगा। ठीक है, दूसरा काम करेगा कि जैकोबियन क्लब की स्थापना करेगा। जैकोबियन क्लब, ठीक है, दो काम करेगा फ्रेंच की मदद से, आप याद रखेंगे, ये दोनों पूछा जाता है। अब देखिए हैदर अली क्या किया है, आर्म्स रखने का जगह बनवाता है, शस्त्रागार जिसे कहते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान क्या करेगा, फ्रीडम ट्री बनवाएगा, जैकोबियन क्लब बनाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत करेंगे, यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे। साथ में इसके बाद हम टीपू को देखेंगे तो टीपू क्या करता है कि नई कैलेंडर व्यवस्था, इन नई नई चीज़ों को अपनाने के लिए जाना जाएगा, नई कैलेंडर व्यवस्था अपनाएगा। दूसरा, सिक्का ढालने का नया तकनीक, मतलब सिक्का तो पहले भी ढाला जाता था, लेकिन यह टीपू सुल्तान उसमें कुछ बदलाव करेगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा उसमें सिक्का ढालने के लिए। जो मेजरमेंट करने का होता है, माप तौल जो होता है बाट का, इसमें भी कुछ नया तकनीक लाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में नए तकनीक की बात के आधार पर सवाल बने तो आप याद रखेंगे यह कौन करता था, टीपू सुल्तान करता था। ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत मदद देता है, बहुत मतलब रुचि देता है, और उसकी सहायता से ये दोनों काम किया, ये भी आप याद रखेंगे। अब सेम वही घटना याद करिए, जब हैदर अली अपना विस्तार कर रहा है, अपना एक्सपेंशन कर रहा है स्टेट का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ के उससे लड़ाई लड़ लेती है। यहाँ भी वही काम होगा, जब टीपू सुल्तान लगेगा अंग्रेज़ों को कि यह अपना विस्तार कर रहा है, तो अंग्रेज़ फिर यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे और थर्ड एंग्लो मैसूर वार होगा। और इस टाइम में आप देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वार के टाइम में गवर्नर कौन होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस गवर्नर होगा। इस युद्ध में हम देखेंगे टीपू कमज़ोर हो जाएगा, टीपू थोड़ा कमज़ोर होगा थर्ड में, लेकिन हारेगा नहीं। इसके थर्ड में देखेंगे श्रीरंगपट्टनम संधि हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, इससे ही खत्म, मतलब ये वार खत्म हो जाएगा। लास्ट में फोर्थ वार होगा, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वार में होगा लॉर्ड वेलेस्ली, 1799 में, इसका टाइम पीरियड भी याद रखेंगे। और इस वार में आप देखेंगे टीपू की मृत्यु हो जाएगी। जब टीपू मरेगा तो टीपू के मरने के बाद पूरा मैसूर अंग्रेज़ अपने अंडर में ले लेंगे, और छोटा सा मैसूर का एक छोटा सा एरिया, एक वाडियार डायनेस्टी है, उसके अधीन रख दिया जाएगा, सिंबॉलिक रूप से कि हम मैसूर को आज़ाद रख रहे हैं, लेकिन बाकी का जो मैसूर है वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर में ले लेगी। अब देखिए कहने का मतलब है, फोर्थ वार में देखेंगे सहायक संधि के साथ इसको अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला देंगे। हमने 4 संधि आपको बताया। पहला संधि क्या था, देखिए क्वेश्चन संधि से ही बनता है। पहला क्या था, मद्रास। दूसरा मैंगलोर। तीसरा श्रीरंगपट्टनम। चौथा तो ये सहायक संधि है, टीपू मर गया, ये याद नहीं रखना आपको, सहायक संधि ये भी याद रखिए। अब देखिए आपको लगे कि आप भूल रहे हैं, तो देखिए ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, बस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, इसमें रटना ही नहीं है। ठीक है, मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, सहायक संधि, है ना। थोड़ा सा रीजनिंग वाला दिमाग लगाइए, 3 4 5 6 ऐसे करके आप याद करेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, क्रोनोलॉजी सजा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ याद नहीं करना होता है, कुछ कुछ ट्रिक भी बना लेंगे ना तो काम चल जाएगा। आपके लिए ज़रूरी है सेकेंड वार मैंगलोर, जिसमें हैदर अली की डेथ होगी, और फोर्थ यहाँ पे टीपू, जिसमें टीपू की डेथ होगी। ठीक है, बस दो ही याद है, ये
पहला और तीसरा नहीं भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये हो गया आपका मैसूर। अब मैसूर पे आपसे हम सवाल पूछें कि जो पूछा है इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, क्या हमने बताया आपको? बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल। कितना आसान सवाल है, ठीक है। चलिए अब मैसूर तो हो गया, अब पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब में शासन कौन है? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह कभी कभी आपको आप देखेंगे कि रंजीत सिंह भी लिखा जाता है और हिंदी में इनको रणजीत सिंह भी लिखा जाता है या रंजीत भी लिखा जाता है। तो कुछ भी लिखा जाए बात मान के चलेंगे, वही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक सवाल पूछा है, रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। किससे डायमंड लेते हैं? तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे, आपसे सवाल ये बन जाएगा वीडियो के बाद। चलिए अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब देखिए, पंजाब जो है ऐसा नहीं है कि जो रणजीत सिंह है इनका पैतृक मतलब राजा के बेटा थे, राजा बनते। एक कहानी है, कहानी अगर समझ जाएंगे तो सारा कहानी समझ जाएंगे पंजाब का। 1798 का टाइम है, यहाँ पे एक राजा है जमान शाह। जमान शाह कहाँ का राजा है? अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान का राजा है और यह पंजाब को जीतता है। जमान शाह पंजाब को जीतेगा और जब पंजाब को जीत के अपने यहाँ जा रहा होता है, जब अफ़गानिस्तान जा रहा होता है तो चिनाब नदी से जाएगा। चिनाब नदी एक ही है, चिनाब नदी से जाएगा और रास्ते में आप देखेंगे चिनाब नदी में इसका तोप गिर जाएगा। जब इसका तोप गिरेगा तो ये निकाल नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि इसको लगेगा तोप निकालने के लिए इसके पास सामर्थ्य नहीं है, मतलब तैरने नहीं है। तो जो भी कारण हो, यह घटना पता चलेगा रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह को पता चलेगा और यह क्या करेंगे कि चिनाब नदी से जो जमान शाह का तोप गिरा हुआ है उस तोप को निकलवाएंगे और निकलवा के तोप को जमान शाह को भेजवा देंगे। जब यह बात जमान शाह को पता चली, बड़ा प्रभावित हुआ इनसे कि गजब का लड़का है भाई, मतलब हम जो काम अपना काम हम खुद नहीं कर पाए, यह लड़का हमको इतना मदद किया। जमान शाह इतना खुश होगा कि खुशी में इनको कहेगा बेटा तू पंजाब ले ले, ठीक है, और इनको पंजाब दे देगा। अब रणजीत सिंह क्या करेंगे? पंजाब पर अपना अधिकार कर लेंगे और पंजाब को बना लेंगे अपनी राजधानी, ठीक है। ऐसे रणजीत सिंह के अंडर में पंजाब आ गया, पंजाब के राजा बन गए हैं रणजीत सिंह। अब क्या होगा, जब ये राजा बनेंगे तो जमान सिंह से बहुत खुश है, इनको राजा की उपाधि भी दे दिया है। अब यह अपना एक्सपेंशन करेंगे, अपना विस्तार करेंगे राज्य का, और एक्सपेंशन करते करते यह अमृतसर को जीत लेंगे। अमृतसर को जीत लेंगे। अमृतसर जीतने के बाद अब इनके पास दो फेमस सिटी हो गया, एक हो गया लाहौर, मतलब पंजाब का वो एरिया जो जमान शाह इनको देगा वो लाहौर एरिया है जिसको ये राजधानी बनाएंगे, ठीक है। अब अमृतसर को भी ये जीत लेते हैं, तो अमृतसर जीतने के बाद इनके दिमाग में आएगा कि देखो अमृतसर अभी भी आप देखेंगे कि बड़ा फेमस कल्चरल प्लेस है अमृतसर, तो इसको ये बनाएंगे कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी या धार्मिक राजधानी, ठीक है। और जो लाहौर होगा इसको बनाएंगे पॉलिटिकल राजधानी, कैपिटल, मतलब राजा यहाँ पे बैठेगा, सारा काम, जैसे दिल्ली कैसा पॉलिटिकल कैपिटल है, बनारस को क्या कहा जाता है? रिलीजियस कैपिटल, है ना। तो वही अंतर है यहाँ पे। अमृतसर हो गया धार्मिक कैपिटल और लाहौर हो गया आपका पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गया। और ये जो रणजीत सिंह होंगे यूरोप से काफ़ी प्रभावित होंगे। जब यूरोप से प्रभावित होंगे तो यूरोप के तर्ज पे, मतलब उनसे सीख के यह सेना का गठन करेंगे, आर्मी बनाएंगे। इनके आर्मी में आप देखेंगे सिख होंगे, इनकी आर्मी इतनी बढ़िया होगी कि सिख होंगे, इसमें गोरखा होंगे, ओडिया मतलब उड़ीसा के भी लोग होंगे,
इसमें मुस्लिम भी होंगे, पठान भी होंगे और बिहारी भी होंगे। मतलब उत्तर भारत या मध्य भारत के कुछ एरिया कह सकते हैं, सारे लोगों को ये सेना के रूप में भर्ती करेंगे पंजाब में। और उस समय कहा जाता था एशिया का टॉप आर्मी है वो किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और सेकंड टॉप आर्मी जो है मतलब सेना है वो है रणजीत सिंह के पास। एशिया का सेकंड बेस्ट आर्मी इनके पास होगा और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो फर्स्ट बेस्ट आर्मी एशिया का उस समय था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में भी पूछा जा सकता, अभी तक कहीं एग्जाम में पूछा नहीं गया है। एक और सवाल पूछा जाता है कि रणजीत सिंह किस मिसल के थे, मतलब कास्ट होता है, मिसल एक कास्ट ही है। तो आप याद रखेंगे एक सुकर कचिया नाम है, सुकर चकिया इस मिसल के थे। यह आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। इतना काम रणजीत सिंह का होगा। उसके बाद काबुल का एक राजा है, काबुल का राजा है, उसका नाम है शाह सूजा। इसको ज़रूरत पड़ेगी आर्मी की तो उसके दिमाग में आएगा कि सबसे नज़दीक में और ताकतवर सेना किसके पास है, रणजीत सिंह के पास है, पंजाब में है। पंजाब में यह मदद मांगेगा रणजीत सिंह से और कहेगा आप हमारी मदद करिए और बदले में इनको कोहिनूर हीरा गिफ्ट करेगा। कोहिनूर हीरा जो है वह गिफ्ट करेगा। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो कौन देता है, शाह सूजा देगा, किसको देगा, रणजीत सिंह को देगा। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। रणजीत सिंह बहुत व्यवहारिक आदमी है और उनका एक आँख नहीं रहेगा। तो ये इनका एक स्टेटमेंट है कि भगवान ने मतलब ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखूं, इसीलिए ईश्वर ने मेरी एक आंखें ले ली, है ना। तो यह इनका स्टेटमेंट है, कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये स्टेटमेंट है। आप याद रखेंगे कि यह स्टेटमेंट किसका है करके पूछ सकता है। स्टेटमेंट ऐसा है कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूँ, इसलिए ईश्वर ने मेरी एक आंखें दे दी। आप इसको याद रखेंगे। और 1839 के करीब में 3940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जब मृत्यु होगी तो इसके बाद इनका बेटा राजा बनेगा, उसका नाम होगा खड़ग सिंह। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है, वो बनता है खड़ग सिंह, ठीक है। अब चलिए खड़ग सिंह तक बात हम आ गए। लेकिन खड़ग सिंह जो है अफीम का दीवाना आदमी है, बहुत अफीम खाएगा और जब राजा ही नशा में रहेगा तो सोचिए क्या होगा, साम्राज्य अलग अलग भागों में टूट जाएगा। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में। एक इसके टाइम होता है चिदियावाला, चिदियावाला युद्ध होगा 1849 में होता है। डेट भी याद रखेंगे, क्या पता पूछ लिया जाए। इसका जो सेनापति होगा उसका नाम है शेर सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति होगा उसका नाम है, गवर्नर होगा उसका नाम है लॉर्ड गफ। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब चिदियावाला वार हुआ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ाई लड़ रहा था, सेनापति कौन था, लॉर्ड गफ था। और यह इस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। 1849 का टाइम पीरियड है तो डलहौजी होगा, ठीक है। डलहौजी 56 तक रहता है 1849 से, मतलब 49 के पहले ही आता है, लेकिन ये जाता कब है, 56 में जाता है। और उसके बाद कौन आएगा, कैनिंग आएगा, ठीक है। ये सब घटना थोड़ा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट में राजा बनेगा उसका नाम है दलीप सिंह। दलीप सिंह राजा बनेगा, अंतिम राजा बनेगा इसका। यह सिख धर्म को छोड़ेगा और ईसाई को अपना लेगा, ईसाई धर्म को अपनाएगा और बाद में यह ईसाई धर्म को अपना के पेरिस में चला जाएगा। पेरिस में ही मृत्यु हो जाएगी इसकी और वहीं पे इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये रूस भी जाएगा लेकिन घूमते घूमते पेरिस में जाएगा, पेरिस में जाएगा वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही इसकी कहानी है, ठीक है। तो